नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शनी क्लासेज में। प्री बीएसटीसी का जो सिलेबस है वो एक पिछले दिनों में जारी हो चुका है। तो उसी सिलेबस पर आधारित राजस्थान की जो कला और संस्कृति से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन्हीं की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है। राजस्थान का जो गजेटियर है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। तो ये वेली कृष्ण रुक्मणीरी किसकी करती है या किसकी रचना है, तो ये है पृथ्वीराज राठौड़ की। पृथ्वीराज राठौड़ की ये रचना है। दूसरी है अचलदास खिंचीरी वचनिका। ये है शिवदास गोडन की रचना। शिवदास गोडन की रचना है। आगे देखते हैं बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी किसकी है? विजयदान देथा की। किनकी है? विजयदान देथा की। विजयदान देथा की ये बातारी फुलवारी है। मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी जो विगत है वो लिखी गई है मुहनोत नैणसी द्वारा। मुहनोत नैणसी द्वारा। मुहनोत नैणसी। मुहनोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल भी कहा जाता है। और इनके द्वारा जो लिखी गई जो रचना है मारवाड़ परगनारी विगत, इसी को कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर या फिर राजपुताने का गजेटियर। तो सही हो जाएगा मारवाड़ परगनारी विगत। थोड़ा मुहनोत नैणसी के बारे में जान लेते हैं। मुहनोत नैणसी। मुहनोत नैणसी इनको राजपुताने का अबुल फजल तो कहा ही कहा जाता है। अबुल फजल कहा जाता है राजपुताने का। इनके समकालीन मारवाड़ के जो महाराजा थे वो थे महाराजा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह इन्होंने एक ख्यात लिखी जिनका नाम इन्हीं के नाम से है, मुहनोत नैणसीरी ख्यात। मुहनोत नैणसीरी ख्यात ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा मारवाड़ परगनारी विगत भी इन्हीं की रचना है। इनके शासनकाल के अंदर, जसवंत सिंह के शासनकाल के अंदर। और ये कहाँ के महाराजा थे? मारवाड़ या जोधपुर के महाराजा थे। किसी बात को लेकर महाराजा जो जसवंत सिंह थे उनकी अनबन हो जाती है मुहनोत नैणसी के साथ। और जो जसवंत सिंह थे वो इनको यातनाएं देते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तब इन्होंने फुलमरी जो गांव है वहाँ परेशान होकर, यातनाओं से परेशान होकर फुलमरी गांव पर, और कहा यह जाता है कि इन पर इन्होंने टैक्स भी लगा दिया था, जुर्माना भी लगा दिया था। तो फुलमरी गांव में इन्होंने आत्महत्या कर ली। इनको राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। और इनके द्वारा लिखी गई जो रचना है मारवाड़ परगनारी विगत, इसको क्या कहा जाता है? गजेटियर कहा जाता है। राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। यह सब ध्यान रखना कि वेली कृष्ण रुक्मणीरी जो रचना है, रुक्मणीरी जो रचना है वो किनकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की। और अचलदास खिंचीरी वचनिका ये किनकी है? शिवदास गोडन की। और वातारी फुलवारी ये विजयदान देथा की। इनके द्वारा लिखी गई ख्यात कौन सी थी? तो मुहनोत नैणसीरी ख्यात इनके द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बाकीदास, दयालदास, शिवदास गोडन या फिर मुहनोत नैणसी। तो भी मैंने पीछे देखा था कि राजपुताने का अबुल फजल किन्हें कहा जाता है? मुहनोत नैणसी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राजस्थान की चित्रकला से संबंधित ये क्वेश्चन है। देखिए राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? ऑप्शन ए है मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का जो चित्रण था वो किस शैली के अंतर्गत या किस स्कूल के अंतर्गत हुआ? तो वो हुआ था मेवाड़ शैली के अंतर्गत। उस समय जो यहाँ के महाराजा थे वो थे तेज सिंह। यहाँ के शासक कौन थे? तेज सिंह। तेज सिंह के समय जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है इसका चित्रण हुआ था।
और ये जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी है, ये मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है या प्रथम उदाहरण भी है। तो ध्यान रखना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी का संबंध किससे है? मेवाड़ शैली से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, करणी माता से संबंधित है। करणी माता, देखिए करणी माता का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए है कर्नल बाई, ऑप्शन बी है रिदुबाई, कर्नला या फिर कर्नल किनियाणी। देखिए, करणी माता का जो जन्म था वो हुआ था सुआप गांव, जोधपुर में। सुआप गांव जोधपुर के अंदर करणी माता का जो जन्म था वो हुआ था। इनकी जाति पूछी जाए तो चारण जाति की जो किनिया शाखा है या किनिया जो गोत्र है उसमें इनका जन्म हुआ था। और इनका जो बचपन का जो नाम था वो क्या था? रिदुबाई। रिदुबाई, बचपन का नाम क्या हो जाएगा? रिदुबाई। इसके अलावा जन्म कहाँ हुआ था? सुआप गांव जोधपुर के अंतर्गत। और कर्णीबाई ने जो मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है वो रखी थी। तो ऑप्शन बी रिदुबाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला, चलिए, सीताबाड़ी का मेला 12 है। ग्रासिया जनजाति या सहरिया जनजाति या फिर भील जनजाति या फिर गमेती जनजाति। तो अगर 12 के अंदर पूछा जाए तो सहबाद जो तहसील है उसका गांव है केलवाड़ा। यहां पर सीता जो बाड़ी है इनका मेला लगता है या इनका मंदिर है वो केलवाड़ा के अंदर स्थित है। केलवाड़ा के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर को क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। सर्वाधिक जो सहरिया जनजाति है वो भी 12 जिला के अंतर्गत जो सहबाद जो क्षेत्र है इसी के आसपास पाई जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि 12 ऑप्शन में ना देकर केलवाड़ा या सहबाद दे देता है। तो ये भी ध्यान रखना प्रॉपर तहसील कौन सी है और जो गांव है या जो कस्बा है वो कौन सा है। तो केलवाड़ा की शाहबाद के अंदर इनका जो मेला है वो बढ़ता है। कब लगता है मेला? तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन इनका मेला लगता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन इनका मेला लगता है। ये बात हो गई सीताबाड़ी के बारे में। इन्हीं से संबंधित एक और मेला या एक और जो मंदिर है वो और लगता है और वो है सीता माता का मेला। इन्हीं के नाम से उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य है वो भी है। तो सीता माता का जो मंदिर है या जो मेला है वो कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर। सीता माता का जो मेला कहाँ लगता है? प्रतापगढ़ के अंदर। ये दोनों में कंफ्यूजन रहती है कि सीताबाड़ी का मेला और सीता माता का मेला कहाँ पड़ता है। दोनों कंफ्यूजिंग वाले हैं। हिसाब से देख के आपको सही आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, देखिए, राजस्थानी साहित्य से संबंधित ये क्वेश्चन है। देखिए, किस पत्रिका का जो प्रकाशन है वो राजस्थानी साहित्य अकादमी जो उदयपुर के अंतर्गत है इसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है मधुमती, ऑप्शन बी है जागती ज्योत और ऑप्शन सी है ब्रिज सती, ऑप्शन डी है मधुरिमा। तो राजस्थानी जो साहित्य अकादमी है उदयपुर के अंतर्गत इसके द्वारा मधुमती जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मधुमती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि माघ पुरस्कार का संबंध किससे है? देखिए, कवि माघ का संबंध अपने राजस्थान से ही है और राजस्थान के अंतर्गत जालोर है। जालोर के भीनमाल में इनका जन्म हुआ था कवि माघ का। इनका संबंध राजस्थान साहित्य अकादमी से और या राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी से या फिर राजस्थान संस्कृत अकादमी से या फिर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से। तो कवि माघ थे, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। तो इनका जो संबंध होगा या इस पुरस्कार का जो संबंध होगा वो किससे होगा? राजस्थान संस्कृत अकादमी से होगा। ये बात ध्यान रखना कि ये कहाँ के निवासी थे या इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो भीनमाल जालोर के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था।
इनके नाम से जो पुरस्कार है वो किस अकादमी द्वारा या किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो वो संस्था हो जाएगी राजस्थान संस्कृत अकादमी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए है आपका टोंक के अंतर्गत, आगे है जयपुर, या फिर अजमेर में, या फिर जालौर में। तो मौलाना अब्दुल कलाम जो अरबी फारसी शोध संस्थान है वो है आपका टोंक के अंतर्गत है। टोंक जिले में अरबी फारसी शोध संस्थान बना हुआ है, जिसका नाम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाम से रखा गया है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो पर्यटन वाला जो भाग है उससे पूछा गया है। राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर झालावाड़ जिलों में स्थित बौद्ध स्थल और पुरा स्थलों के विकास हेतु जो योजना बनाई है वह है। देखो, राजस्थान में जो पर्यटन के जो क्षेत्र हैं, इनके विकास के लिए, इनके संवर्धन के लिए राजस्थान सरकार ने जो पर्यटन क्षेत्र है इनको विभिन्न सर्किटों में बांट रखा है या परिपथों के अंतर्गत बांट रखा है। जैसे मरु परिपथ या ढूंढाड़ परिपथ, शेखावाटी परिपथ, इस नाम से अनेक परिपथों के अंतर्गत जो पर्यटन स्थल हैं इनको बांट रखा है। तो इसी प्रकार से जयपुर और झालावाड़ जो जिला है, इस जिले में जितने भी बुद्ध से संबंधित स्थल हैं, उन स्थलों को जो सर्किट मिलाता है उस सर्किट का नाम है बुद्ध सर्किट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किनके विकास के लिए? तो बुद्ध संबंधित जो पुराई स्थल हैं या जो पर्यटन स्थल हैं, इनके विकास के लिए बुद्धा सर्किट नाम से ये योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चितेरोरी ओबरी, चितेरोरी ओबरी, देखिए, चितेरो की ओबरी या तस्वीरों कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक हैं। चितेरोरी ओबरी के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो देखिए, मेवाड़ जो चित्रकला जब हम पढ़ते हैं तब यहाँ के एक महाराजा हुए थे, शासक थे, जिनका नाम था जगत सिंह। और जगत सिंह प्रथम और द्वितीय दो थे, तो इनमें भी देख लेते हैं। जगत सिंह प्रथम थे। इन्होंने राजस्थानी जो मेवाड़ जो चित्रकला है या मेवाड़ जो स्कूल है, इसके विकास के लिए, इनके संवर्धन के लिए यहाँ पर तस्वीरों कारखानों या जो चितेरो की ओबरी है इसका निर्माण करवाया था या इनकी स्थापना की थी। किनके द्वारा? जगत सिंह प्रथम के द्वारा। इसीलिए जगत सिंह जो प्रथम है, इनको मेवाड़ शैली का जो श्रवण काल है वो माना जाता है। इनके काल को मेवाड़ शैली का जो श्रवण काल है वो माना जाता है, श्रवण काल भी कहा जाता है इनके काल को। इनसे पहले जितने भी जो चित्रकार थे वो सब जो ग्रंथों के अंदर जो चित्र थे उन्हीं का चित्रण करते थे। लेकिन एक मशहूर प्रसिद्ध चित्रकार हुए साहिबदीन। ध्यान रखना, साहिबराम जो चित्रकार हैं वो जयपुर शैली के हैं, जबकि जो साहिबदीन जो चित्रकार हैं वो किसके हैं? मेवाड़ शैली के हैं। और किनके शासनकाल में हुए? जगत सिंह के शासनकाल में। इन्होंने सर्वप्रथम मेवाड़ के जो महाराणा हैं उनके चित्र चित्रित करना प्रारंभ किए, या जो व्यक्तिगत जो चित्र हैं इनका प्रारंभ साहिबदीन ने किया था। किनके शासनकाल में? जगत सिंह के शासनकाल में। इसीलिए इनका जो शासनकाल है या इनका जो राज्यकाल है वो मेवाड़ शैली का श्रवण काल कहलाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जगत सिंह प्रथम। ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट थोड़ा सही कर लेते हैं। देखिए, हाँ अब सही है। मारवाड़ शैली के अंतर्गत एक शैली आती है या उसकी एक उपशैली है नागौर शैली। नागौर शैली उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। इस शैली की विशेषताएं हैं कि इसमें जो रंग है वो बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। बुझे हुए जो रंग हैं इनका प्रयोग किया जाता है। और इस शैली के अंतर्गत जो चित्र हैं उन चित्रों के अंतर्गत जो महिलाओं और जो पुरुष हैं इनके जो वस्त्र हैं या ओढ़नियां हैं वो सब कैसी हैं? पारदर्शी हैं, पारदर्शी।
तो ये सब विशेषताएं किस शैली की हो जाएंगी? नागौर शैली की। किस शैली की या किस स्कूल की या उपशैली है? वो है मारवाड़ शैली की। मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत ही इनका अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी मारवाड़ शैली से संबंधित है। देखिए, मारवाड़ के अंतर्गत तिब्बत के एक जो इतिहासकार थे या जो यात्री थे, वो यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है? जो चित्रकार थे या जो इतिहासकार थे, उनका नाम था तारानाथ। तारानाथ यहाँ मरु प्रदेश है या जो मारवाड़ है, वहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ के अंतर्गत मरु प्रदेश के एक चित्रकार का वर्णन किया। उस चित्रकार का नाम क्या है? ऑप्शन ए है बैजनाथ, तो बैजनाथ। ऑप्शन बी है साहिबदीन। ऑप्शन सी है श्रीधर पांडे और ऑप्शन डी है सारंगधर। तो तारानाथ ने जिस चित्रकार का यहाँ उल्लेख किया था अपने ग्रंथ के अंतर्गत, उसका नाम था सारंगधर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इतिहासकार, चीनी इतिहासकार या तिब्बती जो इतिहासकार थे तारानाथ, इन्होंने अपने ग्रंथ में किस चित्रकार का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने किस प्रदेश की यात्राएं की, या इनका संबंध राजस्थान के किस प्रदेश से है? तो मरु प्रदेश से, या जो मारवाड़ जो प्रदेश है वहां से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है टेसीटोरी, मेनन, कर्नल टोड और मेक मोशन। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? कर्नल टोड। कर्नल टोड ने ही इस पुस्तक के अंतर्गत जो राजपुताना जो नाम था राजस्थान के लिए, वो दिया था। सर्वप्रथम राजपुताना नाम कर्नल टोड ने दिया था। किस पुस्तक के अंतर्गत? ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। इन्हीं को, कर्नल टोड को, राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राजस्थान में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए है जसवंत सिंह, ऑप्शन बी है हमीरदेव, ऑप्शन सी है महाराणा कुंभा और ऑप्शन डी है अमर सिंह। हम सभी जानते हैं कि सर्वाधिक जो कला संस्कृति है या जो स्थापत्य जो कला है, इस पर बल सर्वाधिक राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक बल जिस शासक ने दिया, उस शासक का नाम है, उस महाराणा का नाम है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा राजस्थान की जो स्थापत्य कला थी, इसे ऊंचाइयों तक लेकर गए, बुलंदियों तक लेकर गए। इन्होंने अनेक दुर्ग बनाए और कवि श्यामल दास तो यहाँ तक भी कहता है कि मेवाड़ के 84 जो किले हैं, उनमें से जो 32 जो किले हैं, इनका निर्माण तो अकेले महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। आप सोच सकते हो कि स्थापत्य कला के विकास में इनकी कितनी बड़ी भूमिका रही होगी। और इनको इनका जो शासनकाल था वो स्थापत्य कला की दृष्टि से, या मेवाड़ की जो स्थापत्य कला है इसकी दृष्टि से श्रवण काल रहा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा कुंभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? देखते हैं। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना के पीछे एक संघर्ष है, वो संघर्ष है देवीलाल सामर का। इन्हीं के प्रयासों से ये जो लोक कला मंडल है वो यहाँ स्थापित हुआ। कहाँ हुआ? तो उदयपुर के अंतर्गत। तो लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? जब मथुरा में एक मंदिर था श्रीनाथ जी का, और उसी मंदिर के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति लगी हुई थी। श्रीनाथ जी की मूर्ति लगी हुई थी। यहां मंदिर बना हुआ था और उस मंदिर के अंतर्गत श्रीनाथ जी की मूर्ति लगी हुई थी।
यहां जो पुजारी थे वो थे गोस्वामी, वल्लभ गोस्वामी थे, वल्लभ गोस्वामी या गोसाई, ये यहां पुजारी थे। जब औरंगजेब के आक्रमण होते हैं तो औरंगजेब के आक्रमण के समय यहाँ जितने भी जो मंदिर थे उनको तुड़वाया गया। उन्हीं मंदिरों में से एक श्रीनाथ जी का मंदिर मथुरा के अंतर्गत था। तो ये जो वल्लभ गोस्वामी थे वो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी वो लेकर आते हैं राजस्थान के अंतर्गत, और राजस्थान में जिस जगह आते हैं उस जगह का नाम था सिहाड़, और सिहाड़ गांव में यहाँ लाकर मंदिर बनाया गया, और उस मंदिर के अंतर्गत जो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई, और इसी श्रीनाथ जी के नाम से जो सिहाड़ जो गांव है इसका नाम पड़ गया नाथद्वारा। तो पूछा जा सकता है नाथद्वारा का मूल नाम क्या था या प्राचीन नाम क्या था, तो सिहाड़ था। किनके मंदिर, किसके मंदिर बनाने पर ये जो इस सिहाड़ का जो नाम था वो नाथद्वारा रखा गया, तो श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ पर बनाया गया। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसके पीछे की जो दीवार है उस दीवार पर पर्दा लगाया जाता है, और उस पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन चित्रणों को कहा जाता है या उस कला को कहा जाता है पिछवाई कला। मूर्ति के पीछे की जो दीवार है उस दीवार के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं पर्दे के ऊपर उनको कहा जाता है पिछवाई कला। तो पिछवाई कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना सिहाड़ गांव नाथद्वारा का मूल नाम है। क्यों है ये कहानी देखिए। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहां स्थित है, देखिए दादू पंथ, इन्हीं के शिष्य हैं सुंदरदास जी। और दादू पंथ की जो प्रमुख जो पीठ है वो कहां स्थित है, आमेर के अंतर्गत या फिर आपका जो नरेना है वहां मंडोर में या फिर करौली में। तो नरेना के अंतर्गत इनकी जो प्रधान जो पीठ है या जो प्रमुख जो पीठ है वो स्थित है। और नरेना कहाँ है, जयपुर में, जयपुर में इनकी प्रधान पीठ स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। देखिए ऑप्शन ए है बाणगंगा का मेला, या फिर पुष्कर का मेला, या फिर सुरसुरा का मेला, या फिर बेणेश्वर का मेला। तो आदिवासियों का कुंभ किन्हें कहा जाता है, बेणेश्वर मेला। कहाँ है ये, डूंगरपुर के अंतर्गत। माही, सोम और जाखम नदियों का जो संगम स्थल है वहीं ये जो मेला है वो लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसके अलावा हमने देखा था कि सहरिया जनजाति का जो कुंभ है वो कहाँ है, वो बारा के अंतर्गत जो सीताबाड़ी का जो मेला है उसे कहा जाता है सहरिया जनजाति का कुंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बनीठनी। देखिए बनीठनी, इस बनीठनी से आज तक इतने क्वेश्चन आए हैं कि राजस्थानी चित्रकला अगर किसी एग्जाम के अंतर्गत सिलेबस में है तो 90% चांस तो इसी शैली से 90% चांस इसी शैली से क्वेश्चन आने के होते हैं। सर्वाधिक प्रश्न बनीठनी से ही पूछे गए हैं। तो ये संबंधित किससे है, ऑप्शन ए है सतवंत प्रसाद, ऑप्शन बी है नागरी दास, ऑप्शन सी है मृगावती, ऑप्शन डी है शिव पार्वती। तो बनीठनी थी वो किशनगढ़ शैली का ग्रंथ है या किशनगढ़ शैली का जो चित्र है वो है। देखिए तो ये किससे संबंधित है, नागरीदास। नागरीदास के समय बनीठनी का चित्रण करवाया गया था मोर ध्वज निहाल चंद द्वारा। निहाल चंद चित्रकार थे जिनको मोर ध्वज की उपाधि प्राप्त थी। निहाल चंद, ये जो नागरीदास थे इन्हीं का दूसरा नाम है सामंतदास। तो बनीठनी थी वो नागरीदास की जो प्रेमिका थी वो थी, ये राधा का रूप थी, और इस प्रेमिका का जो मूल नाम था वो था रसिक प्रिया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनीठनी का संबंध किससे है, नागरीदास से। बनीठनी का जो चित्रण जब किया जाता है तो इसमें नाग का एक आभूषण होता है जिसका नाम है बेसरी आभूषण। बेसरी पूछा जा सकता है कि बेसरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो नाक का ये आभूषण है। तो प्रश्न थे
वो इतने ही हैं। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद दोस्तों।